यस गाइस, तो बात कर रहे हैं हम थ्योरी ऑफ डिमांड की। एक बार मैं रिकैप दूंगा कि अभी तक हमने क्या करा है और अभी आगे हम क्या करेंगे इसके बारे में, एंड देन फिर हम आगे चलते। देखिए बेटा, सबसे पहले हमने डिमांड के बारे में पढ़ा कि डिमांड होती क्या है। डिमांड है specific quantity of a commodity which the consumer ready to purchase, want to purchase, able to purchase at a particular point of time. That specific quantity is known as quantity demand for that commodity. तो हो गई डिमांड के बारे में बात। फिर हम लोगों ने बात करी कि डिमांड की कर्व कैसी होती है, तो डिमांड कर्व एक डाउनवर्ड स्लोप कर्व होती है। फिर उसके बाद हमने बात करी डिमांड फंक्शन के बारे में कि डिमांड का फंक्शन क्या है या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब डिमांड को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से या तो डिमांड ऊपर हो रही है या नीचे हो रही है। इसके बारे में हम लोगों ने बात करी और इसमें हमने आपको बताया था कि क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी पर फंक्शन लगता है प्राइस ऑफ एक्स, यानी प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। Guys, you all know that when price of commodity increase, quantity demanded decrease. उसके बाद था प्यारे बच्चों प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। दो तरह के गुड्स थे हमारे पास, एक कॉम्प्लीमेंट्री और एक सब्सटीट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री सब्सटीट्यूट गुड्स वो जो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, दोज गुड्स विच कैन सब्सटीट्यूट ईच अदर, जो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दोज आर यूज्ड टुगेदर, जो एक दूसरे के साथ इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद इनकम, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, और देन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन पॉपुलेशन, ये सभी के बारे में हमने पढ़ा था। टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी पढ़ा था, ठीक है ना। और अब ये तीन टॉपिक हमने कर चुके थे। लॉ ऑफ डिमांड के बारे में मैं कुछ आपको बता चुका था। अब जो टॉपिक हम करने वाले हैं उनके बारे में आप बात सुनिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कि डिमांड की लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन क्या है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाई लॉ ऑफ डिमांड वर्क्स, लॉ ऑफ डिमांड वर्क क्यों करता है, या व्हाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोप्स। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है। एंड हम पढ़ेंगे मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये टॉपिक हमें अभी करने हैं, तो आज ही नहीं करेंगे सारे। आज हम सिर्फ एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड। देखिए, तुम लोगों ने साउथ की मूवी देखी है कभी? आजकल दिन रात साउथ की मूवीज आती रहती है। साउथ की मूवी मेरा एक है ना, मतलब कि जर्नल सा एक सेंस होता है ये, कि जैसे कि हीरो अकेला बैठा रहेगा, विलन आएंगे 15-20 गाड़ियों में, सारी ब्लैक स्कॉर्पियो, सबके खिड़कियां एक साथ खुलेंगी, फिर एक करके बंद होंगी, फिर वो निकलेगा, फिर उनके बीच में थोड़ी सी डायलॉग बाजी होती है। तो यहाँ पे जैसे विलन खड़ा रहेगा, विलन के साइड में से काला सा आदमी आएगा, मोटा सा, और वो सीधा चल के जाएगा और वहां से वो एक उसको मुक्का मारेगा, वो सीधा उड़ता हुआ जाएगा पीछे तक। अच्छा, उसमें एक चीज होती है, एक बार तो अगर गैंग पीटने लग जाए हीरो को तो फिर हीरो ही पिटता है, और जब हीरो के हाथ पांव चलते हैं जब पूरी गैंग ही पिटती है। यानी ऐसा कभी नहीं होता ये उसने मारे, पुरानी हमारी हिंदी फिल्मों में होता था। कुछ ऐसा ही लॉ ऑफ डिमांड में के साथ होता है। देखिए, ये जो भी डिमांड को जब हम डिमांड पर हम पढ़ते हैं तो डिमांड को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे कारण हो गए। प्राइस, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, इनकम,
एक्सपेक्टेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड पॉपुलेशन। ठीक है, अब प्राइस अपने आप में एक है और ये सब अपने आप में एक है, तो प्राइस को तो हम बोलते हैं प्यार से प्राइस ही, और इनको बोलते हैं अदर थिंग्स, सर्टिस पैरिबस। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक टाइम पे इसको कांस्टेंट मान के इस पर देखते हैं और एक टाइम इसको कांस्टेंट मानकर इस पर देखते हैं। ठीक है ना, पर लो ऑफ डिमांड फिलहाल हम क्या करेंगे, अदर थिंग्स को कांस्टेंट मानेंगे। तो लो ऑफ डिमांड क्या कहता है, when other things remains constant, अगर अन्य बातें सभी समान हो, then there is a inverse relationship between price and quantity demand। ध्यान से सुनना, डिमांड और प्राइस के बीच में अलग रिलेशन होता है, प्राइस और डिमांड के बीच में अलग रिलेशन होता है, तो इनको मिसमैच करने की, इनमें मिस कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं कहूं डिमांड के साथ प्राइस का रिलेशन तो अलग चीज है और प्राइस के साथ डिमांड का रिलेशन अलग चीज है। बस में आ गई। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूं व्हेन अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट देन देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। व्हाट डज इट मीन, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज एंड व्हेन प्राइस डिक्रीज देन क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज। इसे ही बोलते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इसमें जो इसकी अजम्पशंस है वो क्या क्या हो गई प्यारे दोस्तों, अजम्पशंस यही होगी जो अभी हमने ऊपर देखी थी। जैसे कि सबसे पहला हो गया, देयर शुड बी नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो चेंज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो चेंज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। ठीक है, यानी इन सभी बातों में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, यही सारी चीज मैंने ऊपर लिखी है, तो लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है। ठीक है भाई, यहां तक कोई कंफ्यूजन हो, क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो अब जो डिमांड कर्व वो बनती कैसी है, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व लॉ ऑफ डिमांड में। तो लॉ ऑफ डिमांड में जो बेटा डिमांड शेड्यूल है वो ऐसे बनता है, यहां है क्वांटिटी डिमांडेड और यहां है प्राइस। प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज होता चला जाएगा, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, डिमांड है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड कम हो रही है, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज। तो जो बेटा डिमांड कर्व बनता है वो इस तरह से बनता है, यहां दिखा रहे हैं हम क्वांटिटी डिमांड, यहां दिखा रहे हैं हम प्राइस, और ये हो गई बेटा, अच्छा यहाँ पे हाँ जी 70 के साथ 60, बिल्कुल ठीक है ना, नहीं ये मिस्टेक ही थी। तो देखिए यहां बेटा ये प्राइस है और ये डिमांड है, तो P और डिमांड है यहाँ पे, जैसे प्राइस बढ़ता है P से P1, ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे बढ़ा P से P1, तो यहाँ पे आ गया प्राइस P टू P1 और डिमांड डिक्रीज हो गई Q0। ठीक है, तो जैसे प्राइस बढ़ा वैसे डिमांड हो गई कम, और यही है क्या, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है बेटा, अब बात यह है कि ये लॉ ऑफ डिमांड काम क्यों करता है, वाई लॉ ऑफ डिमांड वर्क्स, या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार इसमें क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड।
वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों होती है? पहला, इसके पीछे बेटा 5 कारण हैं और यही 5 कारण रहेंगे और इनको आपको समझना है ध्यान से। पहले मैं एक बार राइट डाउन कर देता हूं, फिर मैं एक कर को एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूं। सबसे पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड, इनकम इफेक्ट। थर्ड, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फोर्थ, different uses, and fifth, size of consumer group। different uses, size of consumer group, size of consumer group। डियर फ्रेंड, सबसे पहले आता हूं मैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे। समझिए भाई बात। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जैसे जैसे किसी भी चीज की क्वांटिटी बढ़ती है उसकी यूटिलिटी कम, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाती है। हमने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ा कि एक आदमी किसी चीज के लिए उतने ही रुपए देने को तैयार होता है जितने की उसको उस चीज से मार्जिनल यूटिलिटी या आप कह लीजिए हैप्पीनेस मिलती है। ठीक है ना? मैं बेटा मान लीजिए ये पेन खरीद के लाया 10 रुपए का, मैं इस पेन के लिए 10 रुपए केवल तब दूंगा जब मुझे लगेगा हाँ ये पेन 10 रुपए की वर्थ का है, ये मुझे 10 की सेटिस्फेक्शन दे देगा। ठीक है? अगर मान लीजिए पेन है, आप समझिए 2 रुपए वाला है, 3 रुपए वाला, और दुकानदार मुझसे इसके 10 मांगता है, तो मैं इसके प्राइस पे नहीं करूंगा, मैं इसको अवॉइड कर दूंगा। अब जरा इस बात को दूसरे समझ से तरीके समझिए। एक 2 रुपए वाला है, 3 रुपए का एक सिंपल सा पेन आता है यूज एंड थ्रो वाला, ठीक है ना, साइनोटेक वगैरह इस तरह का नाम। अब उस पेन के मान लीजिए प्राइस कंपनी कर दे 10 रुपए, चलता बढ़िया है। अब बहुत सारे कंज्यूमर उसे नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? जैसे ही किसी चीज का प्राइस ज्यादा होता है ना, तो प्राइस के कंपैरिजन में प्राइस ज्यादा हो जाता है और उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है। कम कैसे हो जाती है? कि मान लीजिए अभी आप एक 3 रुपए का प्राइस का पेन खरीद रहे हो और वो आपको 3 रुपए की ही खुशी दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा अगर आपको रुपए देने पड़ जाए 5 और हैप्पीनेस मिल रही है 3 की, तो क्या आप खरीदेंगे? नहीं। तो जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो प्राइस हो जाता है ज्यादा और उससे मिलने वाली खुशी हो जाती है कम। इस वजह से जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो क्या हो जाता है? पीएक्स इज ग्रेटर देन हो जाता है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज। तो इस कंडीशन में कंज्यूमर क्या करना शुरू कर देता है? कंज्यूमर क्वांटिटी डिमांड को क्या करता है? डिक्रीज करता है। और क्योंकि इस वजह से इनके बीच में एक नेगेटिव रिलेशन बनता है, इसी वजह से डिमांड करो क्या होती है? डाउनवर्ड। मैं सब में ये करूंगा कि प्राइस बढ़ा, उसका कारण और उसका रिजल्ट। बात समझ में आ गई? क्योंकि प्राइस बढ़ते ही उससे मिलने वाली खुशी उसके कंपैरिजन में क्या हो जाती है? कम हो जाती है, एंड देन कंज्यूमर उसको खरीदना कम कर देता है। अगला बेटा इनकम इफेक्ट। जैसे ही किसी चीज के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो कंज्यूमर की रियल इनकम कम हो जाती है। रियल इनकम क्या हो जाती है? कम हो जाती है। रियल इनकम का मतलब परचेजिंग पावर, है ना। आप मान लीजिए वुडलैंड की एक शर्ट खरीद के लाते थे पर्टिकुलर मॉडल की जो 1000 रुपए की आती थी, आपकी इनकम 5000 रुपए की थी और आप 5 शर्ट खरीदते थे हर 6 महीने में। ठीक है? अब वुडलैंड ने अपनी उसी शर्ट के प्राइस 2500 कर दिया, आपकी इनकम 5000 ही है।
तो आपकी इनकम तो कम नहीं हुई, लेकिन पहले जहां आप 5 शर्ट खरीद सकते थे अब कितने खरीद पाओगे? सिर्फ 2। तो जैसे ही किसी चीज का प्राइस बढ़ता है कंज्यूमर की रियल इनकम का मतलब परचेजिंग पावर कम हो जाती है, और परचेजिंग पावर कम होने की वजह से वो क्या करता है? डिमांड कम करने लग जाता है। ठीक है, अगला है बेटा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जैसे ही किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो वो सामान अपने सब्स्टिट्यूट के कंपैरिजन में महंगा हो जाता है। पेप्सी भी 10 रुपए की, कोका कोला भी 10 रुपए की, पेप्सी ने प्राइस कर दिए 12 रुपए, महंगी कौन है अब? पेप्सी है ना महंगी तो, और कोका कोला अपने आप क्या बन गई? सस्ती हो गई, और सस्ती चीज ज्यादा बिकेगी। सो इसलिए हमारी जो डिमांड है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगला है डिफरेंट यूजेस। बेटा हर एक सामान के काफी सारे यूज होते हैं, जैसे ही प्राइस ज्यादा होते हैं हम उसके यूज क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। जैसे एक बात समझिए, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस, अभी आपके घर में गीजर भी इलेक्ट्रिसिटी का है, प्रेस इलेक्ट्रिसिटी की है, टीवी चल रहा है, एसी चल रहा है, सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी कर दी, तो सबसे पहले पता है क्या होगा? ये गीजर को बंद करो, गैस गीजर लगवा लो। बस में बारी नहीं आ रही है, हम उसके यूज क्या कर देंगे? कम कर देंगे। एसी कम चलाया करो, बिजली बहुत महंगी हो रही है ना? टीवी अननेसेसरी मत चलाओ, बिजली बहुत महंगी हो रही है। तो हम क्या करते हैं? कहीं ना कहीं यूज उसके कम कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है? क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। बेटा मान लीजिए अभी जो हीरो स्प्लेंडर है वो आती है 80,000 की, ठीक है, और इंडिया में 50,000 कंज्यूमर ऐसे हैं जो मैक्सिमम 80,000 तक की ही बाइक ले सकते हैं, 80,000 से ज्यादा नहीं ले सकते। अब क्या हुआ? हीरो अपने प्राइस बढ़ा देती है 80,000 से 87,000। तो जो 50,000 का कंज्यूमर ग्रुप है ना पूरा का पूरा, वो क्या कर देगा? उन्हें लेफ्ट कर देगा कि भाई हमारी रेंज से अब क्या चली गई है? बाहर चलेगी, अब हम इसे खरीदेंगे ही नहीं। तो जैसे ही किसी चीज का प्राइस बढ़ता है, एक जो कंज्यूमर ग्रुप होता है, पूरा जो कंज्यूमर ग्रुप होता है वो आपको लेफ्ट कर देता है। एक कंज्यूमर ग्रुप आपको क्या कर देता है? लेफ्ट कर देता है, और इसी कारण क्या होता है? क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको आपको ढंग से समझना है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द टुडे, हैव अ नाइस डे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे।